पावर शेयरिंग में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। देखो कुछ और तरह का भी पावर शेयरिंग होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक ग्रुप है ना, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक ग्रुप है कोई, उनमें भी पावर शेयरिंग होती है। जैसे मान लीजिए फार्मर एसोसिएशन है, ठीक है, कोई किसानों का फार्मर एसोसिएशन है, मिल मजदूरों का एसोसिएशन है, उनमें भी कुछ पावर शेयरिंग किया गया है। बिजनेसमैन एसोसिएशन है, उनमें भी कुछ पावर शेयरिंग किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो पावर शेयरिंग जो है मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता है। लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया आपका, जैसे हिंदू मुस्लिम ग्रुप हो गया, हिंदू के कुछ समुदाय जैसे मंदिर मस्जिद का गेम अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसमें भी जैसे पावर शेयरिंग था। हिंदू समुदाय का कोई वो कर रहा था, लीड कर रहा था, मुस्लिम का कोई ग्रुप लीड कर रहा था। इसी तरह से पावर शेयरिंग होता है। पावर शेयरिंग डिफरेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी भी होती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग जान लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। जब हम बेल्जियम या श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि पहला टर्म है, ये सब यूज़ होगा आपके यहाँ, और आपको अगर कीवर्ड पता होगा तो आपका आंसर भी अच्छा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट ऑफ आंसर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। आंसर राइटिंग के लिए आपको कीवर्ड पता होने चाहिए हर लैंग्वेज के। तो मेजोरिटियन कौन होते हैं? मेजोरिटी कौन होते हैं? जिनकी ऐसे लोग जिनका सपोज दैट जो उनकी काउंट संख्या है वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, चलिए आप इंडिया कर लीजिए, इंडिया की एक सोसाइटी है। इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है। तो अगर मान लीजिए हिंदू पॉपुलेशन होती है और हिंदू की गवर्नमेंट बनती है, या हिंदू डोमिनेट करता है, बाकी लोगों को बराबर नहीं देखता है, तो ऐसी जो सरकार बनेगी वो मेजॉरिटी सरकार बनेगी, है ना। यानी किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को पावर देना या पावर ज़्यादा उनको वैल्यू देना, बाकी को डोमिनेट करना, ऐसी सरकार को हम लोग मेजॉरिटियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का बिलीव है, ये एक तरह का बिलीव है कि इट इज़ बिलीव दैट जब हम पढ़ेंगे श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो वहाँ सरकार बनी थी सिन्हाला कम्युनिटी की। इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो हम जब उसकी स्टोरी पढ़ेंगे श्रीलंका का। दी मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन whichever वे इट वांट। मतलब वो जिस तरह से चाहे वैसे वो सरकार को चला सकते हैं मेजॉरिटी के लोग, ऐसी सरकार को हम लोग मेजॉरिटियन गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ड, एक दूसरा जो कीवर्ड है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जिसमें किसी एक लैंग्वेज या एक धर्म, एक समुदाय के लोग चुन के जाएं सरकार को चलाने के लिए, ऐसी सरकार को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। तो क्या होगा? अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल belonging to one language, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की सरकार है, कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इस टाइप के गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे। अगला जो वर्ड है वो है प्रूडेंशियल। इसका क्या मतलब होता है? इट इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन प्रूडेंस और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन लॉस। ऐसा डिसीजन लेना जिसमें
किसी का लाभ होना या हानि होना का हमें ज्ञान हो, ठीक है, ऐसे डिसीजन को हम लोग प्रूडेंशियल कहते हैं। अगला है चेक एंड बैलेंस। अब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस क्या है? यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है कि जो डिफरेंट ऑर्गन थी गवर्नमेंट की, वो एक दूसरे के काम करने के तरीकों को, उनके पावर को चेक करें, ऐसी व्यवस्था को हम लोग चेक एंड बैलेंस कहते हैं। इसके बाद आता है एक और वर्ड, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है, आपको पता है कि चुनाव कैसे होता है, हम लोग 9th में प्रॉपरली पढ़े थे कि कैसे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, असेंबलीज ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुनाव होती है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि अगर किसी खास सेक्शन एरिया में जहाँ पे चुनाव होने वाला है, अगर हम उसको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वहाँ पे जो भी चुनाव के लिए कैंडिडेट चुना जाएगा वो मुस्लिम कैंडिडेट का ही होगा, कोई और धर्म का व्यक्ति, कोई और समुदाय व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनर कम्युनिटी के लोग हैं, उनको फेयर चांस मिल सके चुनाव में या अपने पावर शेयरिंग करते। इसमें क्या होगा? इन दिस द constituencies are reserved in the assemblies and the parliament for minorities in order to give them a fair share in power, ताकि माइनॉरिटी को एक प्रॉपर चांस मिले अपने पावर को यूज़ करने के लिए और अपने वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, टर्म आता है कोलिजन गवर्नमेंट। ये आप लोग को पता ही है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? जब कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में ना हो और वो मिल के सरकार बनाती है, ऐसे 2 और more पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब ये चैप्टर आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो ये मैंने अभी इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, बेल्जियम की और श्रीलंका की। बेल्जियम की स्टोरी, ठीक है। तो देखिए बेल्जियम जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, काफ़ी कम है। इसमें लिखा भी है कि बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारा जो इंडिया का स्टेट हरियाणा है उससे भी छोटा स्टेट है। इट हैज़ अ बाउंड्री विद द नीदरलैंड। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है फ्रांस और जर्मनी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेल्जियम जो है किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। इसकी जनसंख्या, इट्स पॉपुलेशन इज लेस देन 1 करोड़, यानी कि हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। लेकिन यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन है, व्हाट डू मीन बाय इथनिक कंपोजिशन? इथनिक कंपोजिशन मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल है अपने भारत में है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट कल्चर है, ऐसे लोगों को इथनिक कंपोजिशन में हम लोग कहते हैं। यहाँ का इथनिक कंपोजिशन मतलब कैसे अलग अलग, इसमें क्या था कि ऑफ द इस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनका इथनिक कंपोजिशन था। मतलब कैसे? द कंट्री की टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 59% जो है वो एक फ्लेमिश रीजन में रहती थी, जो कि डच बोलती थी। 59% लोग जो है वो फ्लेमिश लैंग्वेज बोलती थी और वो कहाँ रहती थी? फ्लेमिश रीजन में रहती थी। ठीक है, तो पहली पॉइंट आपको ये हो गया। अनदर बाकी जो 40% थे वो वलोनिया रीजन में रहती थी, और वो कैसे, वो क्या भाषा बोलती थी? वो फ्रेंच बोलती थी। मतलब 59% ज़्यादा लोग हुए वो डच बोलते थे, और वोलोनियम जो रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, देखिए यहाँ से आप ये समझिए कि डच बोलने वाले लोग थे 59%, ठीक है, और फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% थे। ठीक है, आगे जो रिमेनिंग 1% थे वो बेल्जियन में रहते थे। रिमेनिंग 1% जो थे वो बेल्जियन में रहते थे और जर्मन बोलते थे, और 1% क्या बोलते थे? जर्मन बोलते थे। ठीक है, ठीक है, ये कुछ मैप है, देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है। ये 1% है, ये 1% है,
ठीक है, ब्रुसल, ठीक है, कैपिटल। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट आपका देखिए। और दूसरा ये तो हो गया भाषा के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे देखिए। इन कैपिटल सिटी ब्रुसल, जो ब्रुसल कैपिटल थी इनकी, ये कैपिटल सिटी जो ब्रुसल है, यहाँ पे 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलती थी, ब्रुसल कैपिटल की केवल 20% डच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग थे। मतलब कि यहाँ पे फ्रेंच 0% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, अरे सॉरी जर्मन बोलने वाले, जर्मन वाले 0% थे। लेकिन यहाँ पे जो पावर शेयरिंग ऐसे की गई थी, ऐसा नहीं था कि फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट बना जा रहा था तो फ्रेंच के ज़्यादा लोग होंगे, उससे कम डच होंगे, ऐसा नहीं था। इक्वल नंबर था। मतलब अगर फ्रेंच के 10 लोग हैं तो 10 लोग आपके डच के भी होंगे और जर्मन स्पीकिंग लोग भी 10 होंगे। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं पार्लियामेंट में वो इक्वल है, और इसके वजह से क्या होगा कि उनके बीच में जो पावर शेयरिंग है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ये लोग रिच थे, ज़्यादा रिच थे और पावरफुल थे, They was resisted by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education and much later. This led to the tension between Dutch speaking and French speaking community during 1950 and 60. और इसके वजह से 1950 और 60 में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में काफ़ी टेंशन हो गया था। टेंशन होगा ही, एक लोग काफ़ी रिच थे, पढ़े लिखे थे, एक लोग थोड़ा पुअर थे, गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे या बाद में पढ़े, तो इनके बीच में टेंशन हो रहा था। किसको लेके, रिसोर्स वगैरह को लेके, पावर शेयरिंग को लेके, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन द टेंशन बिटवीन टू वर मोर एक्यूट इन ब्रुसल, क्योंकि ब्रुसल सबसे ज़्यादा टेंशन थी इनकी कैपिटल ब्रुसल में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले फ्रेंच थे और ये फ्रेंच जो लोग थे वो गरीब भी थे, 40% आप देखिए पूरे देश में थे। लेकिन किस तरह से यहाँ पे पावर शेयरिंग हुई ये हम देखेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे टेंशन कभी क्रिएट नहीं हुआ और ये देश काफ़ी अच्छे से ग्रो किया। ठीक है। The Dutch speaking people constituent a majority in the country but minority in the capital. जो डच थे वो पूरे कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। वहीं पे जो फ्रेंच स्पीकिंग थे पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में थे, ठीक है, लेकिन कैपिटल में वो मेजॉरिटी में थे। समझ रहे हैं आप लोग। तो जो माइनॉरिटी था पूरे देश में वो मेजॉरिटी में आ गया कैपिटल में, और जो कम थे वो ज़्यादा हो गए कैपिटल में। ठीक है। लेकिन किस तरह से यहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वोटों का, ताकि पार्लियामेंट पे मेंबर्स का, जिसके वजह से स्मूथली गवर्नमेंट रन की, वो देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। इसके बाद ये स्टोरी दी गई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका से पहले हम इसी को कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे कि बेल्जियम में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो सके। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, देखिए 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, मतलब जो संविधान था, उसको 4 बार अमेंड किया गया था। 4 टाइम्स अमेंड किया गया। क्या क्या अमेंड किया गया, उसमें क्या क्या अमेंड किया गया, इसमें अमेंड किया गया इसलिए किया गया ताकि जो लोग हैं, द आइडिया वॉज टू वर्क आउट अरेंजमेंट दैट वर्क मेक एवरीवन टू लिव टुगेदर, सब लोग एक साथ रह सके। जो की एलिमेंट था बेल्जियन मॉडल, जो सब पूरे देश को सीखना चाहिए, वो ये था बेल्जियन मॉडल क्या था उसमें, बेल्जियन मॉडल में पहला तो ये कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे, जो उनके मिनिस्टर होंगे, वो इक्वल नंबर होंगे। द नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ डच इज इक्वल टू मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग, चाहे उनकी परसेंटेज कितना भी हो, मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में, बट जो नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनिस्टर सेलेक्ट किए जा रहे हैं तो 10 मिनिस्टर फ्रेंच के भी सेलेक्ट किए जाएंगे सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, सर्टन पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट of the two region of the country. There was a separate government for Brussels in which the both communities equal representation. दूसरा मॉडल ये था कि जो उनकी कैपिटल थी ब्रुसेल, वहाँ पे जो 2 कम्युनिटी थी, हमने अभी बताया आपको कि 80% फ्रेंच थी और 20% डच थी। यहाँ पे भी इक्वल
नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए अगर 10 डच के हैं तो 10 आपके फ्रेंच स्पीकिंग होगा। साथ ही कम्युनिटी, एक और तरह का तीसरा जो गवर्नमेंट एक बनाया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि इसके वजह से क्या होगा कि सरकार के काम में कोई भी कह सकते हो धर्म के नाम पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसको हैंडल करने के लिए, जैसे कि इंडिया में अभी हुआ था अयोध्या वाला प्रॉब्लम, इसी तरह से अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हैंडल करने के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको अलग अलग, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई फ्रेंच के लिए, फ्रेंच स्पीकिंग के लिए, डच स्पीकिंग के लिए और जर्मन स्पीकिंग के लिए, ताकि ये लोग अपने अपने धर्म की जो भी है रूल्स रेगुलेशन या रक्षा कर सके और सरकार के मेन काम में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ये जो मॉडल था, ब्रुसेल का जो मॉडल था, काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल हुआ। इसके वजह से ब्रुसेल में कभी भी दिक्कत नहीं आई, कभी भी अनस्टेबिलिटी नहीं आई। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग श्रीलंका का मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।